पिछले क्लास में आप हेडिंग डाले थे तत्व यौगिक और मूलक, यही था ना, जिसमें आप समझ चुके हैं बढ़िया से किसको, तत्व को। अब हम लोग समझेंगे किसको, यौगिक को। लिखिए तो हेडिंग, यौगिक को बाबू इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। अब यौगिक के पूरे कंसेप्ट को पहले बढ़िया से समझिए। देखो, हाइड्रोजन अकेला कहीं लिखा हुआ है तो ये तत्व है, ऑक्सीजन कहीं अकेला लिखा हुआ है तो ये भी तत्व है, नाइट्रोजन कहीं अकेला लिखा हुआ है तो ये तत्व है। लेकिन यदि ये आपस में जुड़ जाए एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में, तब जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक। जैसे आप बताइए तो जल का अनुसूत्र क्या होता है, H2O। H2O में कितना परमाणु हाइड्रोजन है, 2। H में 2 लगा हुआ है यानी 2 परमाणु है, और ऑक्सीजन में कुछ नहीं लगा हुआ है तो 1, यानी कितना परमाणु ऑक्सीजन है, 1। इसका मतलब है कि जल के एक कण में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आपस में निश्चित अनुपात में जुड़ा हुआ है। निश्चित अनुपात में जुड़ने का मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि ऑक्सीजन से 3 हाइड्रोजन जुड़ गया, ये नहीं होगा। जल में हमेशा ऑक्सीजन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, 2। इसका मतलब है कि परमाणु का जो अनुपात होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो कितना अनुपात कितना होगा, 2:1। ये एकदम निश्चित है, इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखो, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके एक अणु का निर्माण किया। जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में जुड़ जाएं, तब जिस कण का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अणु। और इस अणु को बहुत बड़ी संख्या में यदि आप ले लेते हैं, यानी H2O का एक कण, H2O का दूसरा कण, H2O का तीसरा कण, करोड़ों अरबों कण जब आप ले लेते हैं तो इसी को क्या कहा जाता है, यौगिक। जैसे आप याद कीजिए, तत्व के सबसे छोटे कण को हम परमाणु कहे थे, बिल्कुल वैसे ही यौगिक के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं, अणु। और अणु का निर्माण किस चीज से होता है, परमाणु से। कब, जब ये परमाणु आपस में निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। आई बात समझ में। देखो, प्रैक्टिकल भाषा में समझो इसको और बढ़िया से, क्योंकि इस सब में कंफ्यूजन हो जाएगा तो नहीं समझ में आएगा कभी भी केमिस्ट्री। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, सभी लड़का लोग को चलो हम कंसीडर करते हैं, तो जितना भी लड़का लोग हैं मान लीजिए कि सब बिल्कुल हमारे जैसे हैं, देखने में बिल्कुल हमारे जैसे, नाक मुंह कान सब चीज़ बिल्कुल हमारे जैसा, मतलब हमारे ट्विंस जैसे आप हैं, जुड़वा भाई जैसे, सब एक जैसे हैं। हम सब यदि आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ लें तो ऐसी स्थिति में हम सब एक साथ कहलाएंगे तत्व। क्या कहलाएंगे, तत्व। और यदि हम या हम सब में से कोई एक अलग हो जाए, अकेला पड़ जाए, तो वो क्या कहलाएगा, परमाणु। तत्व का सबसे छोटा कण क्या हो गया, परमाणु। अब समझिए यौगिक को। मान लीजिए कि हम सब एक जैसे हैं, ठीक है, और मान लीजिए कि लड़की लोग हैं, लड़की लोग भी कुछ संख्या में है, तो ऐसी स्थिति में लड़की लोग भी परमाणु हुई, हम लोग भी परमाणु हुए। मान लेते हैं कि हम लोग हाइड्रोजन के परमाणु हैं और ये लोग को मान लेते हैं ऑक्सीजन का परमाणु। यदि ये अलग है तो ये ऑक्सीजन का तत्व हुई, हम लोग अलग हैं तो हम लोग हाइड्रोजन के तत्व हुए। और यदि वो अकेला हो गई लड़की तो ऑक्सीजन, वो हो गई परमाणु, ऑक्सीजन का परमाणु। हम लोग यदि अकेला हो गए तो हम लोग हो गए हाइड्रोजन का परमाणु। अब मान लीजिए कि कुछ ऐसा सेटिंग बने कि एक लड़की को हम, जैसे एक लड़की को बीच में रखे और इससे 2 लड़का मान लीजिए जुड़ गया, एक इधर एक इधर, यानी एक हाइड्रोजन इधर जुड़ गया, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ गया, और बीच में कौन जुड़ गया,
ऑक्सीजन। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि ये बना एक अणु। क्या बना ये? एक अणु। अब मान लीजिए दो लड़का फिर गया, एक लड़के के साथ फिर जुड़ गया, यानी दो हाइड्रोजन फिर एक ऑक्सीजन से जुड़ गया। इसका मतलब है कि इसी के जैसा एक और कण बन गया। बोलिए हाँ या ना। अब बताइए कितना लड़का और कितना लड़की का अभी तक यूज हो चुका है? 4 लड़का और 2 लड़के। मान लीजिए इसी तरह से एक और बन गया 3, इसी तरह से एक और बन गया 4, इसी तरह से एक और बन गया 5, इसी तरह से एक और बन गया 6। इसी तरह से मान लीजिए करोड़ों कण हम बना दिए, और यदि ये एक ग्लास में रख दिया गया तो यही है आपका जल, यौगिक। और इस अकेला को हम क्या कहेंगे? अणु। इस अकेला कण को क्या कहेंगे? अणु। अब तुम ये बताओ कि तुम चाहोगे कि हम हाइड्रोजन परमाणु खींच के निकाल लें, निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाओगे? क्योंकि हाइड्रोजन जब निकलेगा तो ये हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन और वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से न जुड़ा हुआ है, यानी यहां से जब भी निकलेगा तो 3 गो परमाणु एक साथ निकलेगा। कौन कौन? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जुड़े हुए अवस्था में निकलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसी स्थिति में ये कहलाया अणु, और अणुओं का एक भंडार, एक समूह क्या कहलाएगा? यौगिक। कोई दिक्कत तो अब नहीं है। अच्छा, इसी तरह से मान लीजिए कि सिर्फ हाइड्रोजन का ढेर सारा परमाणु एक साथ रखा हुआ है, तो ये कौन सा तत्व कहलाएगा? ये कहलाएगा हाइड्रोजन का तत्व। और यदि हम एक हाइड्रोजन को सिर्फ बात करें, एक हाइड्रोजन की सिर्फ बात करें, तो वो क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन का परमाणु। तब तो आपको दिख सकता है, हाइड्रोजन का परमाणु आपको नहीं दिखेगा। बिल्कुल उसी प्रकार एक गिलास पानी भरा हुआ है तो पानी दिखेगा कि उसमें पानी है, लेकिन तुम चाहोगे ना कि एक H2O के अणु को हम देख लें, तो ये दिखने वाला नहीं है। तो यही अंतर है यौगिक और अणु में, जो अंतर था तत्व और परमाणु में। तत्व के सबसे छोटे कण को हम परमाणु कहते हैं, और यौगिक के सबसे छोटे कण को हम अणु कहते हैं। समझ में आ गया सबको? परिभाषा लिखेंगे। वह शुद्ध पदार्थ, ये यौगिक का परिभाषा लिखा रहे हैं, जो कि हेडिंग आप ऑलरेडी लिखे हुए हैं। वह शुद्ध पदार्थ जिसका निर्माण, वह शुद्ध पदार्थ जिसका निर्माण 2 या 2 से अधिक वह शुद्ध पदार्थ जिसका निर्माण 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के निश्चित द्रव्यमान अनुपात, निश्चित द्रव्यमान अनुपात, निश्चित द्रव्यमान अनुपात में मिलने से होता है, निश्चित द्रव्यमान अनुपात में मिलने से होता है, उसे यौगिक कहते हैं। उसे यौगिक कहते हैं। जैसे, बताओ जैसे H2O, HCl, हाँ जी बिल्कुल, CO2, H2SO4, HNO3, इस तरह से तो बहुत कुछ लिख सकते हैं ना, ET से। हो गया लिखा हुआ? नीचे एरो देंगे, लिखेंगे तत्व के सबसे छोटे कण, सॉरी यौगिक के सबसे छोटे, हाँ जी सही बात है, यौगिक के सबसे छोटे कण, यौगिक के सबसे छोटे कण को अणु कहते हैं। यौगिक के सबसे छोटे कण को
अणु कहते हैं। यौगिक के सबसे छोटे कण को अणु कहते हैं। एक फोटो आप इसका बना दीजिए ताकि फोटो से स्पष्ट समझ में आ जाए आपको। मान लीजिए इस बर्तन में क्या रखा हुआ है? जल। तो जल है तो इसमें फॉर्मूला क्या होगा? H2O। तो H2O का एक अणु, H2O का दूसरा अणु, इसी तरह से H2O का तीसरा अणु होगा, इसी तरह से H2O का चौथा अणु होगा, पांचवा अणु होगा, छठा अणु होगा। जब सब एक साथ आ गया तो बताइए ये किस चीज का यौगिक है? ये यौगिक है किसका? जल का। और यदि ये अकेला बाहर है तब इसको क्या बोलेंगे? अणु। इसका मतलब है कि अणु अकेला होता है जबकि यौगिक बहुत सारे अणुओं का समूह होता है। क्लियर है ये? इस फोटो को लिखेंगे। तो इसी आधार पर आप बताइए कि पहले आप लिख लीजिए। तो इस आधार पर आप बताइए कि H2O यौगिक ये लिखना सही है या H2O अणु ये लिखना सही है या दोनों सही है? दोनों सही है। क्या दोनों का मतलब समान है? नहीं, दोनों का मतलब अलग अलग है। ये H2O के अणुओं का समूह है और ये H2O यौगिक का सबसे छोटा कण है। आई बात समझ में? तो आप ऐसे लिख लेंगे। पहले आप ये फोटो बना चुके हैं, इस फोटो को बनाने के बाद उस फोटो के नीचे में लिखिए। तो इसके ब्रैकेट में लिख दीजिए H2O अणु का समूह। H2O यौगिक का मतलब हुआ H2O अणु का समूह। और H2O अणु का क्या मतलब? H2O यौगिक का H2O यौगिक का सबसे छोटा कण। अभी आप ये लिखे थे ना, यौगिक के सबसे छोटे कण को अणु कहते हैं। ठीक है, यहां तक पहुंच गए आप? लिख लिए सब लोग? अब एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। H2O यौगिक के सबसे छोटे कण क्या कहलाते हैं? अणु। और अणु बनता किस चीज से है? परमाणु से। इसका मतलब है कि यौगिक को बनाने में भी परमाणु ही भाग लेता है। तो फिर अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि वहां पर सिर्फ एक ही तरह का परमाणु रहता था और यहां पर अलग दो या दो से अधिक तरह का परमाणु रहता है। और दूसरी बात, ये आपस में निश्चित अनुपात में जुड़ा रहता है। ये नहीं कि 4 गो हाइड्रोजन और 5 गो ऑक्सीजन ले लिए। इसका एक निश्चित मात्रा रहेगा सब में। जैसे H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होगा। जितना ऑक्सीजन होगा उसका दुगुना हाइड्रोजन होगा। HCl में हाइड्रोजन और Cl का अनुपात बिल्कुल समान होगा, 1:1। अच्छा ये बताइए H2SO4 में हाइड्रोजन का अनुपात 2, 1:4 इस अनुपात में रहेगा। तो ये नहीं है कि H2SO4 में 5 गुना रहेगा ऑक्सीजन। निश्चित रहेगा कि जितना सल्फर है उसका 4 गुना ऑक्सीजन और जितना सल्फर है उसका 2 गुना हाइड्रोजन। इसी को हम बोलते हैं निश्चित अनुपात। तो आपसे क्वेश्चन अब एक सिंपल सा है कि
जल के 100 अणु में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणु की संख्या क्या होगी? बोलिए। बन जाएगा सबसे? ये तो बड़ा सिंपल है। बताओ कितना होगा? हाइड्रोजन कितना होगा? 200। और ऑक्सीजन कितना होगा? 100। आप ऐसा, ये सॉल्यूशन यदि आप बना इतनी, इसको भाषा में लिख कर तनी बताइए तो आप कैसे बनाइएगा। आप बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, आंसर सबका ठीक है, लेकिन तनी लिख के बताओ तो कैसे बनाओगे तुम? क्योंकि हमको तो ये भी देखना पड़ेगा ना कि आपको लिखने आता है कि नहीं। क्या है कि हर बार इतना हल्का कैलकुलेशन नहीं आएगा, लिखने का तरीका आपको होना चाहिए। नहीं तो चलो हम लिख देते हैं एक बार, बाद में तुम बना लेना। H2O, बताओ हम यहां लिख सकते हैं एक अणु H2O में कितना हाइड्रोजन परमाणु? बोलो। ये एक गो अणु है रे, इसमें कितना हाइड्रोजन परमाणु है? 2 हाइड्रोजन परमाणु। ऐसा लिख सकते हैं। एक एक नियम पढ़े थे आप लोग। तो चूंकि एक अणु H2O में 2 हाइड्रोजन परमाणु, इसीलिए 100 अणु H2O में 2 गुना 100 हाइड्रोजन परमाणु, यानी कितना? 200 हाइड्रोजन परमाणु। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत है इसमें? अब ऑक्सीजन के लिए फिर कैसे निकालेंगे बताओ? सेम यही मेथड ना अप्लाई होगा? क्या लिखना पड़ेगा उसमें बताइए? फिर से हम यही भाषा का इस्तेमाल करेंगे कि चूंकि एक अणु H2O में एक ऑक्सीजन परमाणु, इसीलिए 100 अणु H2O में कितना? बोलिए। 1 गुना 100। ऑक्सीजन परमाणु कितना आंसर आ जाएगा? 100 ऑक्सीजन परमाणु। तो भाषा इस तरह से लिखाएगा, तो आप इसको भाषा में लिख लीजिए ताकि आप भाषा को धीरे धीरे समझ सकें। लिखिए तो। माधव थोड़ा बैटरी दे देना तो इस तरह का कोई दूसरा क्वेश्चन है तो बनेगा आपसे। चलिए लिखिए तो। और आगे फिर क्वेश्चन दे रहे हैं, सेम भाषा का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सभी लोग।
हो गया, लिख लिए? लिखिए तो क्वेश्चन। लिखेंगे 10 का पावर 23 अणु H2SO4 में हाइड्रोजन, सल्फर तथा ऑक्सीजन परमाणु की संख्या क्या होगी? बनाइए तो। एकदम छोटा छोटा चीज़ से स्टार्ट किए हैं और पूरा उम्मीद है कि आप इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं और यहीं से धीरे धीरे लेवल पकड़ लेंगे हम लोग 11th का। इसीलिए यदि आपको चीज़ें थोड़ी हल्की भी लग रही है तो 2-4 दिन बर्दाश्त करके इसको कीजिए, भाषा में लिखिए चीज़ों को। इस क्वेश्चन को बना, पहले बताइए कि पिछला जो सॉल्यूशन था वो आप लोग लिख चुके हैं, तो इसको हम हटा रहे हैं और क्वेश्चन को बस रख रहे हैं। इस सॉल्यूशन को बनाने में सबसे पहले तुमको क्या करना है, H2SO4 अणु को तुम देखो। इसके एक अणु में हाइड्रोजन परमाणु कितना है, ऑक्सीजन परमाणु और सल्फर परमाणु, तो एक एक करके सबका आंसर निकाल लीजिए। बताइए तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन के लिए क्या लिखेंगे? चूंकि एक अणु H2SO4 बराबर कितना हाइड्रोजन परमाणु, 2 हाइड्रोजन परमाणु। परमाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटम, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 हाइड्रोजन एटम। इसीलिए 10 का पावर 23 यही ना दिया हुआ है, इतना अणु H2SO4 बराबर लिख दें 2 गुना 10 का पावर 23 हाइड्रोजन एटम। लिख सकते हैं कि नहीं? हो गया एक का आंसर। तो इसी तरह से बाकी 2 का आंसर निकालो खुद से, लिख के निकालो। धीरे धीरे लिखना सीखो, धीरे धीरे आदत डालो लिखने का। हालांकि क्वेश्चन ऐसा है जो मुंहजबानी बन जाएगा, इसे वर्बली बन जाएगा, लेकिन फिर भी आप इसको लिखिए क्योंकि बाद में आपको ये सब लिखने की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग का भी जो भी मित्र लोग है जो यहाँ पढ़ना चाहता है, ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन यदि पढ़ना चाहता है उसको कहिए क्लास तुरंत ज्वाइन कर लेने के लिए। जिसका बेसिक छूटेगा उसको समझ में नहीं आएगा बाद में। केमिस्ट्री बहुत जटिल सब्जेक्ट है, शुरुआत में थोड़ा परेशानी भी होता है, लेकिन धीरे धीरे लाइन पकड़ लीजिएगा। बेसिक खराब हुआ तो बात क्या हुआ। यहाँ पर 20 लिखना चाहते हैं? अच्छा रुक जाइए, आप पहले आप इसको लिख लीजिए जो लिखा हुआ है, फिर हम बताते हैं आपको। रुकिए, अब आप सभी लोग, आपको कुछ कैलकुलेशन समझाते हैं। देखिए यही सब छोटा छोटा चीज़ निकल के आता है ना सामने कि आप लोग ये सब चीज़ नहीं जानते हैं। एक बात बताओ, 2 गुना 10 कितना होगा? 20, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 2 गुना 100 कितना होगा? 200, सब जान रहे हो ये बात। अच्छा बताओ 100 को कितना 10 का पावर 2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? बताइए, आप लिख सकते हैं? चलो तो हम इसी को लिख सकते हैं 2 गुना 10 का पावर 2, ठीक है। अब आप जो बोले कि सर गुना करके 20, जैसे इसका मतलब ये हुआ ना कि 20 को इसको लिख सकते हैं 20 का पावर 2,
ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा यदि करेंगे तो 20 का पावर 20, सॉरी 20 का पावर 2, तो 20 गुना 20, आंसर कितना आ जाएगा 4, जबकि आपको आया है कितना। इसका मतलब है कि ये कैलकुलेशन गलत है। तो आप इसको क्यों गुना नहीं कर सकते हैं, आप इसको समझिए। यहाँ पर 10 थोड़ी है ये जो 10 में आप गुना करेंगे, ये 10 का पावर कितना है 2। तो इसको यदि गुना करना होगा आपको, यदि आप गुना ही करना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे गुना कर सकते हैं। इसी को आप लिख सकते हैं 2 गुना 10 का पावर 2 का मतलब पहले समझाइए क्या है। 10 10 स्क्वायर का मतलब 10 गुना 10, तो आप इसको लिख सकते हैं 10 गुना 10 गुना 10, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। 10 दही 100, 100 दूनी 200। अभी जो आपका कैलकुलेशन था उस कैलकुलेशन में था 2 गुना 10 का पावर 23। आप खड़े हो जाइए, आप बताइए तो पहले इसका मतलब क्या है, इसको डिटेल में कैसे लिख सकते हैं। हाँ, 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 कितना बार, 23 बार। तो आप बताइए कि इतना कितना गुना करते रहिएगा। तो डायरेक्ट हम आंसर छोड़ देते हैं इतने पर, 2 गुना 10 का पावर 23, यही हमारा आंसर हो गया। अब यदि आप इसमें गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 20 का पावर 23, तो भारी गड़बड़ हो जाएगा। ये कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है, ऐसे ये गलत कैलकुलेशन है। इसका मतलब है मैथमेटिक्स में यहाँ पर आप कमज़ोर थे। अब तो दिक्कत नहीं है, बैठ जाओ। और किसी को इसमें कोई कन्फ्यूजन है? चलो अब दूसरा बात सीखो, छोड़ो इसको बनाएंगे बाद में। 10 का पावर 2 गुना 10 का पावर 4, ये कितना होगा? कितना लोग जानते हैं ये पहले बताइए। 10 का पावर 6 होगा, बिल्कुल सही। दो चीज़ों को आप गुना कर रहे हैं और यदि उसका पावर समान, उसका यदि बेस समान हो तो उसका पावर जुड़ जाता है। यानी हम इसको लिख सकते हैं 10 का पावर 2 प्लस 4, यानी 10 का पावर 6। समझ गए? अच्छा, इसको और बढ़िया से समझिए। 10 का पावर 2 को क्या लिख सकते हैं? 10 गुना 10 लिख सकते हैं। अच्छा, 10 का पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10। अब बताइए 10 को कितनी बार गुना कर दिए? 6 बार। तो इसी को लिख सकते हैं 10 का पावर 6। समझ में आया कि पावर क्यों जोड़ दिए? तो बेस में यदि पावर समान हो, सॉरी बेस समान हो तो गुना करने में पावर को जोड़ दिया जाता है। क्लियर है? अच्छा, यदि 10 का पावर 4 अब भागा 10 का पावर 8 रहे, क्या इधर कुछ प्रॉब्लम है? हम नया क्वेश्चन दे रहे हैं तो ये कितना होगा, इसकी काम को कैसे करते हैं? तो आपको हम फिर से पहले समझा दें कि यदि आप बेस को समान रखकर दो चीजों को किसी चीज में किसी चीज से भाग दे रहे हैं तो इसी को हम चाहें तो लिख सकते हैं 10 का पावर 4 अब बटा 10 का पावर 8। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो? तो भाग दे रहे हैं, बेस फिर से समान है, तो ये नीचे वाला जो पावर है ना, ये ऊपर में जाके यदि प्लस में रहेगा तो माइनस में चला जाएगा और माइनस में रहेगा तो प्लस में चला जाएगा। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 का पावर 4 माइनस कितना 8, कितना होगा बताइए? इसका मतलब हुआ 10 का पावर माइनस 4। कोई दिक्कत है इसमें? अब आप ये बताइए कि 10 का पावर 4 का क्या, 10 का पावर माइनस 4 का क्या मतलब है? जैसे 10 का पावर 4 का मतलब है 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, तो आपको ये बताना है कि 10 का पावर माइनस 4 का क्या मतलब है। देखो, इसका मतलब है 10 का पावर 1 बटा 10 का पावर 4 और इसका मतलब है 1 बटा 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10। 10 दही 100, 100 दही का 1000, 1000 दही का 10,000, यानी इसका मतलब है 1 बटा 10,000। भाग दे के निकालिए, जो मान निकलेगा आंसर आएगा। आ रही है बात समझ में? तो इन सब चीज़ों के कैलकुलेशन में आपको उलझना नहीं है। दूसरी बात ये है कि यदि आपको मान लीजिए दे दिया गया 2 का पावर 3 गुना 4 का पावर 2, तो क्या इसमें भी पावर को जोड़ देंगे? क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि बेस समान नहीं है, तब इसका मान निकाल के तब गुना करना पड़ेगा। जैसे 2 का पावर 3 का मान 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 चौक तो 16 अठे जो होगा लिख देंगे, जो भी होगा 28 जो भी है, मतलब जो मेन कैलकुलेशन है वो समझ रहे हैं आप।
तो इसमें अब आप नहीं उलझेंगे हमारे ख्याल से, और यदि उलझोगे तो तुम पूछ लेना, हम बता देंगे। इन सब चीज़ों को यदि लिखना चाहो तो हम लिखा देंगे। तो एक कैलकुलेशन हो गया आपका हाइड्रोजन के लिए। अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए किसके लिए, सल्फर के लिए। तो लिखेंगे चूंकि एक अणु, अब लिखो फटाफट लिखो, तो एक अणु H2SO4 बराबर कितना सल्फर परमाणु, एक सल्फर परमाणु। तो बताओ 9 10 का पावर 23 में कितना, एक गुना 10 का पावर 23, यानी 10 का पावर 23 से न रह जाएगा इसका आंसर। ये दूसरा आंसर निकल गया। अब तीसरा आंसर निकालो, जो कि एक अणु H2SO4 बराबर कितना ऑक्सीजन परमाणु, 4 ऑक्सीजन परमाणु। इसीलिए 10 का पावर 23 अणु H2SO4 बराबर 4 गुना 10 का पावर 23। इसको इतने छोड़ना पड़ेगा, इतने पर छोड़ना पड़ेगा। यही आपका आंसर हो गया। बोलो अब तो किसी को समस्या नहीं है, कैलकुलेशन सब लोग कर लिए हैं, किसी को दिक्कत तो नहीं है। तुम नोट करके इस बात को लिखो, तो सभी लोग लिख लो, नहीं जानते हो तो। बेस समान हो तो गुना करने पर पावर, जिसको आप घातांक कहते हैं, क्या होता है बताइए, जुड़ता है। जैसे 10 का पावर 2 गुना 10 का पावर 4 लिख सकते हैं इसको, 10 का पावर 2 प्लस 4 बराबर 10 का पावर 6। क्या जी समझ में आया। और सेम यही बात लिखें, यदि हम बेस समान हो तो भाग देने पर पावर या घातांक क्या होता है, घटता है। देखिए कहां कहां परिवर्तन करेंगे। बेस समान हो तो भाग करने पर घातांक क्या होता है, घटता है। जैसे अंडर 10, तो वो ये सब जानना चाहिए था। क्या रे, जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था, लेकिन इस तरह का कैलकुलेशन खूब आएगा, इसलिए हम बता रहे हैं। 10 का पावर 2 भागा 10 का पावर 4। बोलो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 2 माइनस 4, यानी 10 का पावर माइनस 2। तुम चाहो तो इसी को लिख सकते हो 1 बटा 10 का पावर 2। इसी को तुम चाहो तो लिख सकते हो 1 बटा 10 गुना 10। बोलो लिख सकते हो नहीं, 1 बटा 10 गुना 10। और तुम इसी को लिख सकते हो 1 बटा 100, और 1 में 100 से भाग दोगे तो यही आंसर तुम्हारा आएगा 0.01। इसी का आंसर होगा 0.01। ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। तो ये बात कुछ कैलकुलेशन से संबंधित था। चलिए ये आप सीख चुके हैं, अब हम चलते हैं मूलक की ओर। तो आप समझे तत्व को, परमाणु को, यौगिक को और अणु को। अणुओं की संख्या निकालना सीखे, परमाणु की संख्या निकालना सीखे। अब लिखेंगे, स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए मूलक। बाबू इसको इंग्लिश में कहा जाता है रेडिकल्स। अब सुनो, तुम केमिस्ट्री में या फिजिक्स में बहुत सारी चीजों पर देखता होगा चार्ज है, आवेश है। वह हर चीज जिस पर आवेश है क्या है, मूलक। और वही फिर अब देखो, अब तुम कहेगा कि सर हम तो ये नहीं पढ़े थे, हम तो ये पढ़े थे कि किसी भी चीज पर यदि आवेश हो तो उसको हम आयन कहते हैं।
पढ़ा था ना। तब तो अब इसका भी आयन का भी परिभाषा सेम ही होता है, सेम परिभाषा यही है। चार्ज्ड स्पेसीज कॉल्ड मूलक, या चार्ज आवेशित कण को हम मूलक कहते हैं, नहीं तो आवेशित कण को हम आयन कहते हैं। लेकिन मूलक और आयन में अंतर है। क्या अंतर है? एकदम वही अंतर है जो अंतर तत्व और परमाणु में है, जो अंतर यौगिक और अणु में है। तो बताइए तो क्या अंतर है? मूलक के सबसे छोटे कण को आयन कहेंगे। मतलब साफ है। जैसे तुम सोडियम लिखते हो तो ये सोडियम परमाणु हो सकता है या ये सोडियम तत्व हो सकता है। सोडियम तत्व बोले तो एक बड़ा सा टुकड़ा सोडियम का जो तुमको दिखेगा, और परमाणु बोले तो ये दिखने उखने वाला नहीं है, ये सबसे छोटा कण होगा। लेकिन यदि तुम Na+ बोलते हो तब ये सोडियम तत्व भी नहीं है और ये सोडियम परमाणु भी नहीं है। तब ये क्या है? तब या तो ये मूलक कहलाएगा और नहीं तो फिर ये क्या कहलाएगा? आयन। तो क्या दोनों बात सही है या दोनों गलत है? दोनों सही है, लेकिन मतलब दोनों का अलग अलग है। क्या मतलब है? एक बर्तन लीजिए, इसमें Na+, ढेर सारा Na+ लीजिए, तो ये कहलाएगा सोडियम मूलक। ये एक साथ क्या कहलाएगा? सोडियम मूलक। और यदि अकेला एक Na+ को बाहर निकाल लीजिए तो सिंगल पार्टिकल कहलाएगा आयन। आई बात समझ में? दूसरी बात, इसमें एक चीज है, जैसे आपको तत्व आंखों से दिखता था लेकिन परमाणु नहीं, यौगिक आंख से दिखेगा, अणु नहीं। मूलक में क्या है कि मूलक और आयन दोनों में कोई भी आंख से दिखता नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि आयन हमेशा पानी में एग्जिस्ट करता है और पानी में ये घुले हुए अवस्था में रहता है, तो ये दिखता उठता नहीं है। जैसे पानी में आप शरबत बनाते हैं, पानी में आप नमक घोल देते हैं, तो क्या Na+ और Cl- आपको दिखता है? जब तक बाहर है तब तक दिखता है, अंदर में घुल गया तो फिर दिखता उठता नहीं है। लेकिन इसका क्या मतलब दिखता नहीं? इसका मतलब है नहीं पानी में। क्या पानी में है लेकिन दिखता नहीं है। अच्छा, अभी आप ये लिखे थे इसमें यौगिक खुली आंखों से दिखेगा लेकिन अणु नहीं दिखेगा, ऐसा कुछ लिखे थे क्या? तो हेडिंग आप डाल चुके हैं मूलक? सभी लोग हेडिंग डाल दिया? अब डाल दिए तो समझ के रखिए, छोड़ दीजिए, मत लिखिए। अरे ये सब बात तो सिंपल है, दिमाग में तो रख सकते हैं आप। तो हेडिंग डाल दिया तब आगे पढ़िए। और नहीं तो कहीं जगह मिले ना तो बाद में लिख दीजिएगा कि यौगिक को आंखों से देखा जा सकता है लेकिन अणु को आंखों से देखा नहीं जा सकता। क्यों नहीं देखा जा सकता? क्योंकि अणु इतना ना छोटा होता है कि वो दिखेगा ही नहीं। क्योंकि यौगिक का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? अणु। इसके बारे में लिखिए। इसको आप घर पर अपना कहीं नोट में लिख लेना साइड में, ठीक है? अरे तो रुको, मूलक लिख लो, उसी में लिखवा देंगे। लिखो तो लिखेंगे आवेशित स्पीसीज को मूलक कहते हैं। आवेशित स्पीसीज को मूलक कहते हैं। एग्जाम्पल Na+, Ca++, Al3++, NH4+, Cl-, NO3-, NO2-, PO4 3-, etc। अब देखिए इसमें कितना बात आ गया। आप ये बताओ आवेश कितना तरह का होता है? 2 तरह का। कौन कौन? धन आवेश और ऋण आवेश। तो इस हिसाब से मूलक भी कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। कौन कौन? धन मूलक, ऋण मूलक। आई बात समझ में? फिर रुकिए आप देखिए किसी पर 1+ है, किसी पर 2+ है, किसी पर 3+। कहीं पर 1 परमाणु है, कहीं पर 3-4 गो परमाणु है, कहीं पर 2 गो परमाणु। देखो इसमें क्या गो परमाणु? 1 फास्फोरस, 4 ऑक्सीजन। इसमें क्या गो परमाणु है? 1 सिर्फ अल्मोनियम। इसमें बोलो बोलो, 1 परमाणु। कौन? कैल्शियम। बोलिए, चुप नहीं रहिए। चुप रहिएगा तो सब दिन चुपे रह जाइएगा, तब समझ नहीं पाइएगा। इसमें क्या गो परमाणु है?
इसमें 2 परमाणु नहीं है, इसमें 4 परमाणु है, 1 नाइट्रोजन का और 3 ऑक्सीजन का। इसका मतलब है कि मूलक में परमाणु 1 भी हो सकता है और 1 से अधिक भी हो सकता है। दूसरी बात, आवेश प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तीसरी बात, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस भी हो सकता है, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस भी हो सकता है। और चौथी बात और लास्ट बात, किस पर कितना आवेश होगा ये उसकी संयोजकता पर निर्भर करता है। और ये जब पढ़ेंगे तब सीखेंगे कि आवेश को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे हम समझेंगे कि किसी चीज़ पर कितना आवेश होगा। क्या इसको याद करना पड़ेगा या इसको समझने की ज़रूरत है, वो सब आगे की बात है, वो सब आगे देखेंगे। फिलहाल आप ये सब लिख लीजिए। ये एग्जाम्पल हो गया। तो भाई बताओ अब आयन और मूलक में अंतर क्या है। मूलक के सबसे छोटे कण आयन होते हैं, लिखिए नीचे रो देखिए। मूलक के सबसे छोटे कण, मूलक के सबसे छोटे कण आयन कहलाते हैं। तो अब हमको ये बताओ कि Na प्लस मूलक और Na प्लस आयन में क्या लिखना सही है। दोनों सही है, फिर दोनों में अंतर क्या है। ये है Na प्लस आयन का समूह और Na प्लस आयन कहीं लिखा हुआ है तो यह है Na प्लस मूलक का सबसे छोटा कण। तुम जब पानी में नमक डालते हो तो तुम पानी के साथ मूलक को पीते हो। बताओ पानी में NaCl कैसे टूटता है, Na प्लस और Cl माइनस, ऐसे तो टूटता है। ये सब नहीं जानते हैं क्या। नमक का ही ना फॉर्मूला NaCl होता है और NaCl बनता है Na प्लस से और Cl माइनस से। पानी में डालेंगे तो वो टूट जाता है Na प्लस में और Cl माइनस में। यानी पानी जब आप पी रहे होते हैं तो आपके पेट में क्या क्या जा रहा होता है, Na प्लस और Cl माइनस, यानी मूलक पी रहे हैं। इसका मतलब है कि केमिस्ट्री को हम जान रहे हैं, केमिस्ट्री हमारे इर्द गिर्द है, केमिस्ट्री को हम खा रहे हैं, केमिस्ट्री को हम पी रहे हैं, लेकिन जान कुछ नहीं रहे हैं उसके बारे में। तो यही सब धीरे धीरे समझ में आएगा कि कैसे आपके जीवन से केमिस्ट्री जुड़ा हुआ है। आप जितना खाना पीना खाते हैं सब का सब केमिकल है, सबको या तो तत्व यौगिक या आयन के श्रेणी में रखा गया है। वो सब जब धीरे धीरे पढ़िएगा तब समझ में आएगा। आप जो कहते हैं विटामिन, आप जो कहते हैं प्रोटीन, क्या है, सब का सब केमिकल है। वो सब का फॉर्मूला होता है, वो सबको सीखोगे धीरे धीरे। क्या यहां तक आप लिख चुके हैं। तो एक क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, इसको आप बना के लाइएगा, ठीक है। 10 का पावर 20 10 का पावर 20 PO4 3 माइनस आयन में कुल फॉस्फोरस परमाणु कॉमा ऑक्सीजन परमाणु तथा कुल निगेटिव आवेश कितना होगा। कुल निगेटिव आवेश कितना होगा। इस क्वेश्चन को भाषा में लिख के बनाओगे तुम कल, बना के लाओगे कल, लेकिन तुम हमको आज बताओ इसका भड़वली आंसर कैसे निकालोगे। तुम आंसर बोलो तो कितना होगा। PO4 3 माइनस के एक आयन में फॉस्फोरस परमाणु बराबर 1, तो 10 का पावर 20 PO4 3 माइनस आयन में कुल परमाणु
1 गुना 10 का पावर 20 फास्फोरस निकल गया। ऑक्सीजन कैसे निकालोगे? एक आयन PO4 3 माइनस में 4 परमाणु ऑक्सीजन का, तो 10 का पावर 20 में कितना होगा? 4 गुना 10 का पावर 20। अब बताइए इस एक आयन पर आवेश कै गो है? 3 गो। कैसा? ऋण आवेश। तो हम कह सकते हैं एक आयन PO4 3 माइनस बराबर कितना निगेटिव आवेश? 3 निगेटिव आवेश। तो 10 का पावर 20 PO4 3 माइनस बराबर 3 गुना 10 का पावर 20 निगेटिव आवेश। यही इसका आंसर होगा। तो जो आंसर होगा वो हम बोल दिए आपको। अब घर पर जाके इसको सॉल्व कीजिए। नहीं सॉल्व होगा, नहीं लिख पाएंगे, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करके फिर आगे का टॉपिक बताएंगे। तो इस प्रकार से तत्व का कंसेप्ट, योगी का कंसेप्ट और मूलक का कंसेप्ट हो गया समाप्त। क्या इतना बढ़िया से आप तत्व, यौगिक और मूलक को समझे थे आज से पहले? इसके बारीकी को आप समझ रहे हैं, और जब तक इस बारीकी को नहीं समझेंगे तब तक आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। इसीलिए हमने कहा कि पहले आपको 9-10 का लेवल पढ़ाएंगे 5-6 दिन। अभी 2 ही दिन हुआ है, अभी 5-6 दिन चलेगा। अब कुछ जरूरी सूचना, कल संडे है, छुट्टी है आपको, और परसों भी छुट्टी है ईद का, क्योंकि पूरा क्लासे बंद रहेगा तो आप लोग का तो बंद ही रहेगा। ऐसे भी आज आप लोग का रिजल्ट आने वाला है, आज ही है ना रिजल्ट आने वाला। तो रिजल्ट आएगा तो 2-3 दिन तो आप लोग मिठाइए बांटिएगा। अच्छा कंजूस हैं, मिठाई नहीं बांटना है। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा नंबर आएगा तो खुशी तो मनाइएगा मिलके सब लोगों के साथ, और कम नंबर आएगा तो 1-2 दिन उसे उबरने में भी लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? कम नंबर आएगा तो मान लो तकिया मेमोरी गोद के थोड़ा सैड हैं, दुखी हैं सब, तो अरे कम से कम बाहरी लोगों को दिखाना भी तो पड़ेगा कि हम बहुत दुखी हैं अपने नंबर से। तो 2 दिन इसके लिए आप टाइम ले लीजिए। तो कल संडे है, नहीं आना है। परसों मंडे है, नहीं आना है। आपको आना है कब? ट्यूसडे को, मंगलवार को। ठीक है, आइए वहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे। और जो भी लोग हों उनको साथ करके आइए कि क्लास यदि ज्वाइन यहाँ करना चाहते हैं तो कहिए तो घींच के लाओ, क्लास ज्वाइन करो। ये बात हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यही सब लोग आपके बैच के स्पीड को देगा स्लो कर। बाद में आएगा समझेगा नहीं, हमको समझाना पड़ेगा, स्पीड ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगा। आप लोग सीखे रहिएगा, लिख के बैठे रहिएगा, वो मुंह ताकते रहेगा। अच्छा इसीलिए रिकॉर्डिंग चल रहा है, जो बाद में आएगा उसको वीडियो रिकॉर्डिंग दे देंगे ताकि वो पढ़ के आए क्लास। तो जितना जल्दी क्लास आ जाएगा उतना जल्दी बेहतर है। और नहीं यहाँ पढ़ना है तो ज़बरदस्ती नहीं लाना है।